अच्छा, what I was saying is that sometimes when we apply load on a joint, so that joint is an eccentric load. What is an eccentric load? देखिए, shear joints with eccentric loading की अगर हम बात करें, so what is eccentric load? Eccentric loading is when load does not pass along the line of symmetry of the fastener. For example, अगर यहाँ पे हम देखें तो in this case our joint या और bolts या जो भी joints हैं वो they are over here. If you look, there are 4 bolts या 4 rivets या 4 pins, जो भी चीजें हैं, they are over here. And similarly over here 4 more, लेकिन the load is applied over here which is not exactly on the where the joint is. So these the load जो है that does not pass along the line of symmetry of the fasteners. ठीक है जी, मतलब यहाँ से पास नहीं हो रही या यहाँ से पास नहीं हो रही, not here but it is somewhere else. ठीक है जी, आप अगर even in some cases, अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि लेट्स से यहाँ पे हमने एक बोल्ट लगाया हुआ है एंड देन ये एक कैंटिलीवर है एंड I am applying load over here. So the load is this load F is not passing over here. ठीक है जी, not through this, बल्कि एक और जगह पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है जी, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि वी हैव 2 components of stresses. ठीक है जी, और वो 2 components जो है उनको हमने we have to find those 2 components of stresses, जिसमें एक या 2 components of forces होंगे. एक primary component होता है which is F dash and then there is another component which is F double dash, secondary component होता है. ठीक है जी, so in this case what we would want to do is it requires finding the moment about centroid of the bolt pattern. ये जो bolt pattern है ना, इनका centroid कहाँ पे है, we have to find that. ठीक है जी, तो centroid के लिए you already have exposure to this formula कि हम क्या करते हैं कि for example अगर हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें if you know, यानी फॉर एग्जांपल जाहिर है इनका सेंट्रॉइड वैसे कहाँ पे होगा, इन चारों का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, ये प्लस पॉइंट पे होगा सर, प्लस ये तो रेक्टेंगल है, यहाँ पे होगा ना. ठीक है जी, इनका सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा. ठीक है जी, ये ठीक है जी, तो अगर हम सेंट्रॉइड मालूम करना चाहते हैं तो वी नो द फॉर्मूला कि अगर x बार या y बार, x बार y बार क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड. ठीक है जी, और हमें हर एक का x और y कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जहां जिसकी हम सेंट्रॉइड मालूम करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल इसकी, तो अगर हम कोई रेफरेंस ले लें और इसका हमें एक्स वाई मालूम हो, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, तो हम ये एक्स बार वाई बार यहाँ का मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम के हम कहते हैं कि आपका जो एक्स बार है दैट इज द सम ऑफ all the sum of the product of the areas times the x component divided by the sum of the areas. ये आपका x बार होगा और y बार अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो it will be the sum of all the areas multiplied by the y component of the individual areas. ठीक है जी, मतलब corresponding areas divided by the sum of all the areas. तो ये इक्वेशन बेसिकली बनता है आपके x बार के लिए और ये इक्वेशन आपके लिए का बनता है y बार के लिए. तो इससे आप सेंट्रॉइड जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है जी, ना एक दफा आप सेंट्रॉइड मालूम कर लें तो देन व्हाट यू डू इज दैट फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेंट्रॉइड है
उसमें क्या होता है कि जब आप फोर्स किसी और जगह पे अप्लाई करते हैं तो एक तो ये फोर्स जो इधर डायरेक्ट अप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे। दो कंपोनेंट्स कौन होंगे? एफ एफ ए की मैं बात करता हूँ, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी एफ ए डैश, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा होता है? कौन सा कंपोनेंट होता है? शेयर फोर्स का कंपोनेंट जो होता है, ठीक है जी। यहाँ पे दो चीजें एक्ट कर रही हैं। एक वो फोर्स जो डायरेक्ट इन बोल्ट्स पे एक्ट करता है, वो शेयर फोर्स की वजह से है, ठीक है जी। तो दैट इज द शेयर फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द जॉइंट, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, वो ये है कि चूंकि मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, किसी और जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो देयर विल बी मोमेंट, ठीक है जी। तो मोमेंट की वजह से भी देयर इज गोइंग, मतलब दैट इज आल्सो गोइंग टू मैटर। अगर हमारे पास बोल्ट होता और बोल्ट के ऊपर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होता है, तो देन देयर इज नो मोमेंट, द मोमेंट आर्म इज जीरो, ठीक है जी। लेकिन इस केस में आपके पास एफ डैश एंड एफ डबल डैश भी होगा, ठीक है जी। तो आप मोमेंट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो लेट्स से अगर ये फ्री बॉडी क्लोज ऑफ द बोल्ट पैटर्न अगर आप देखें, तो लेट्स से ए बी सी डी हमारे पास अगर बोल्ट्स हैं, तो इनका सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, और उस सेंट्रॉइड के एक्स बार और वाई बार हम जो पिछला इक्वेशन हमने डिस्कस किया उससे हम मालूम कर सकते हैं, एंड वी विल अप्लाई दैट, ठीक है जी। एक दफा हमारे पास सेंट्रॉइड आ जाए, तो नाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट एफ एफ डैश क्या होगा। दिस इज द प्राइमरी कंपोनेंट। प्राइमरी कंपोनेंट अभी हमने कहा ना शेयर फोर्स की वजह से होता है। तो द टोटल लोड डिवाइडेड बाय एन, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ, क्या? एन इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक है जी। तो हर एक बोल्ट पे इतना लोड होगा। अच्छा, सेकेंडरी शेयर को अगर हम मालूम करें, तो दैट इज ड्यू टू द मोमेंट लोड अराउंड द सेंट्रॉइड। तो वो हम मालूम कर सकते हैं अगर हम, हमारे पास एफ डबल डैश इज द कंपोनेंट of the load that is applied at some RA. No, what is RA? Along the centroid. तो इसका सेंट्रॉइड का ये डिस्टेंस जो है, ठीक है जी, ये सेंट्रॉइड से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म। तो यहाँ से हम इन सब के जो है एफ डबल डैश हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि m1 टाइम्स आर एन डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, बिकॉज दीज वुड मेक दीज ट्राइंगल्स, ठीक है जी। दा जोड़े के ना ये, ठीक है जी। तो यहाँ से हम ये मालूम कर सकते हैं ना कि व्हाट इज दिस, इफ दिस इज आर ए, ठीक है जी, एंड वी नो दिस डिस्टेंस, या दिस डिस्टेंस हमें मालूम है, ठीक है जी। तो द स्क्वायर ऑफ दिस प्लस द स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वी कैन गो अहेड एंड एनालाइज दीज शेयर में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लास्ट इक्वेशन दोबारा बताएं सर। जी सर एफ डबल प्राइम वो जोन सा फोर्स आई है वो किस तरह है? अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। यहाँ से इस एग्जांपल को अगर हम देखें, बल्कि बल्कि एक काम करते हैं, चलें पहले इसको करते हैं फिर दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इट सेज दैट शोन इन द फिगर इज 15 बाय 200 मिलीमीटर रेक्टेंगुलर स्टील बार, ठीक है जी, कैंटिलीवर्ड टू 250 मिलीमीटर स्टील चैनल, ठीक है जी। तो ये आपका स्टील चैनल है, ये ठीक है जी, ये क्या है? स्टील चैनल है विच इज 250 मिलीमीटर, और इस ये जो है दिस इज 15 इसकी थिकनेस है, मतलब 15 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है रेक्टेंगुलर स्टील बार, और 200 मिलीमीटर है ये, ठीक है जी, 200 मिलीमीटर ऐसे इन द अदर व्यू। तो इसकी ये
मतलब दिस इज 200 मिलीमीटर, ठीक है जी। वो कहता है कि using 4 tightly fitted bolts located at A, B, C and D for an F of 16 kilonewton load, find the resultant load on each bolt, the maximum shear stress in each bolt, the maximum bearing stress and the critical bending stress in the bar। तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो हमने प्रोसीजर मतलब बताया है जी। सर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे सेंट्रोइड के, जी सबसे सेंट्रोइड के पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर इससे मोमेंट सेंट्रॉइड की निकालेंगे और कोऑर्डिनेट्स फोर्स फाइंड निकालेंगे। करेंगे। हाउ विल वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड्स? सर एक वो लेंगे ना सर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस उससे x1 x2 और x1 y1 y2 वो ले बिल्कुल लेंगे। एग्जैक्टली। तो अब हम जरा देखते हैं कि अच्छा लोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो नॉट ओवर हियर, ठीक है जी। तो लोड चूंकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास ये मोमेंट हम अगर इस लोड का लेंगे तो वो सेंट्रॉइड से लेंगे ना, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट विल बी 75 प्लस 50 प्लस 300, ठीक है जी। तो ये हमारा मोमेंट आर्म होगा इसके लिए, जो हम एफ प्राइम की बात कर रहे थे। अच्छा जी, नाउ सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे पॉइंट ओ जो है ना, पॉइंट ओ दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द बोल्ट ग्रुप। अगर इसको हम एक ग्रुप कह देते हैं, सो फाउंड बाय सिमेट्री, क्योंकि हमें पता है कि मतलब इट्स गोइंग टू पास अलोंग दिस, ठीक है जी। ये सेंट्रॉइड होगा ये, ठीक है जी। तो इफ द फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें ऑफ द बीम वर कंस्ट्रक्टेड, तो द shear reactions V would pass through O and the moment M would be about O। तो मोमेंट हम कैसे लेंगे, these reactions हम कैसे लेंगे? देखें V आपका कितना है, 16 है ना, 16 किलो न्यूटन, ठीक है जी। अच्छा मोमेंट कितना, M कितना आएगा? इट विल बी 16 प्लस 16 multiplied by 300 plus 50, 350 plus 50 is 400, 425। तो इसलिए हमने ये R जो है, चूंकि ये आपका डिस्टेंस होगा ना, तो दैट इज 450 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दैट इज सर 16 ये शेयर फोर्स ओ में से कैसे पास, फोर्स वहां जी पे टोटल लग रही है कहाँ से बताओ जरा। सर। क्या? ये जो आपने कहा कि द शेयर रिएक्शन वी वुड पास थ्रू ओ। अच्छा इस जी तरह सर। है ना कि अभी हम कह रहे हैं कि द शेयर रिएक्शन वुड पास थ्रू ओ, क्यों होगा? बिकॉज दिस इज द सेंट्रॉइड। ऐसा है कि इन अभी हमने कहा ना कि ये 4 बोल्ट के ग्रुप जो है ना, अगर इनको हम काउंट करें तो ऐसे होगा जैसे इनका इफेक्ट जो है दैट इज ऑन द सेंट्रॉइड, ठीक है जी। तो सेंट्रॉइड से ही हम मोमेंट लेंगे, हम इस तरह तो नहीं करेंगे ना कि ये एफ मल्टीप्लाइड बाय इसका या ये एफ मल्टीप्लाइड बाय इसका जो फोर्स आर्म है, जो आर्म है एफ मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ दिस, बल्कि ये हमारा एक ग्रुप है जिसका सेंट्रॉइड यहाँ पे, तो सेंट्रॉइड ओ है तो ये ओ से पास करेगा। जब आप इस यहाँ पे लोड लगाएंगे ना तो मोमेंट कैसे होगा, नासिर भाई कहना, ठीक है जी। एंड दैट वुड बी अराउंड ओ, है ना। रिएक्शन वो ओ एम पे हो, ओ पे होगा ना, एम, दैट इज व्हाई इट मूवमेंट विल तो बी शेयर फोर्स किस तरह होगी, जी। शेयर फोर्स किस तरह होगी? मूवमेंट तो यार सर इस पॉइंट के ऊपर अबाउट दैट पॉइंट शेयर होगी फोर्स तो मूवमेंट। आसान है ना, शेयर फोर्स इज 16, वो तो हमें पता है ना कि ये फोर्स डायरेक्टली आप जो जब यहाँ पे लगाते हैं तो दैट दल तसदी बल रिएक्शन था। इज देयर एनी अदर रिएक्शन ओवर हियर? नो यानी अगर ये शेयर होता, अगर यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता, दिस इज कैंटिलीवर, ठीक है जी, तो पूरे का पूरा शेयर लोड यहाँ पे होगा ना, है ना। यस सर। ये हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन है ये, और ये आप एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये शेयर फोर्स यहाँ पे कितना होगा, एफ भाई कहना, ठीक है जी। हाँ अगर ऐसे होता कि यहाँ पे आपका रिएक्शन होता और यहाँ पे आपका रिएक्शन होता, तो देन इट वुड हैव बीन डिफरेंट, इट वुड बी शेयर्ड बिटवीन दीज टू, ठीक है जी। अच्छा तो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं।
एंड दैट वुड बी, अच्छा तो वही आर जो हम अगर हम आर मालूम करें तो आर क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे तो सिमेट्री है तो इट विल बी द सेम। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे आर बी की बात करें तो आर बी कितना होगा? ये कोई भी आप ले लें, मतलब ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आर ए अगर आप लें तो ये डिस्टेंस क्या, ये आपके पास क्या होगा? मतलब द स्क्वायर ऑफ दिस प्लस द स्क्वायर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है जी। तो ये हमें पता है ना, 60 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए स्क्वायर, ठीक है जी। 60 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए स्क्वायर, तो अंडर द रूट, तो ये सारे आर्स एक जितने होंगे, मतलब आर ए आर बी आर सी आर डी एक जितने होंगे, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट होता है, राइट हैंड रूल, मतलब जब हम अप्लाई करते हैं तो दोनों का सम एफ डैश और एफ डबल डैश का सम जो है दैट विल गिव यू एफ बी, ठीक है जी। और उसके लिए हम वी नो हाउ टू ऐड दैट। तो प्राइमरी लोड कितना होगा? प्राइमरी लोड जो है एफ डैश, दैट विल बी वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वोल्ट्स व्हिच इज 16 डिवाइडेड बाय 4, so that is 4 किलो न्यूटन। इसी तरह सेकेंडरी कंपोनेंट जो है दैट विल बी m टाइम्स r डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है जी, जो अभी हमने इक्वेशन वहां पे लिखा था। तो फ्रॉम दैट आपका एफ डबल डैश जो है वो आपके पास 17.7 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो जब हम ऐड करेंगे तो आपका बेसिकली दे विल ऑल विल, मतलब जो ऊपर वाले एफ ए एफ बी ए दे विल बी द सेम एंड एफ सी एंड एफ डी विल बी द सेम। तो उनको आप ऐड करें तो दैट विल बी 21 और दूसरा जो है 14.8 बन जाएगा, यूजिंग द पैरेललोग्राम रूल या जो भी फोर्सेस आप जिस तरह से जमा करते हैं, यू विल यूज use that and find out the result। अगर हम देखें तो बोल्ट A and B are critical because why? Because they carry the larger shear। तो अगर वो ज्यादा shear, तो does this shear act on the threaded portion of the bolt or on the unthreaded portion of the bolt? अच्छा, ये चीज जो है ना, this is necessary कि आप ये जरा इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम में। तो एंड दैट इज कि हम कैसे वी गो अराउंड दिस कि हमारे थ्रेड्स जो हैं वो शेयर एरिया तक पहुंचे कि ना पहुंचे, ठीक है जी। तो द बोल्ट लेंथ जो है दैट गिव्स दैट विल बी 25 मिलीमीटर। बेसिकली हमने यहाँ पे टाउ कैलकुलेट किया है। आई वुड नॉट गो इनटू दिस राइट नाउ। बिफोर कैलकुलेटिंग दिस, लेट्स अज्यूम कि हम हमारा जो थ्रेड लेंथ है और थ्रेड एरिया है वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम थ्रेड एरिया यानी स्ट्रेस का जो एरिया है जिस पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो हम मालूम कर सकते हैं विच इज ए एस विच इज 144 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यू डिवाइड दिस बाय 144 एंड दैट कम्स आउट टू बी 146 MPa, ठीक है जी। तो द अदर थिंग इज पार्ट